क्लियर है वीडियो एंड वॉइस? अभी थम्स अप करके बता दो जल्दी से, वॉइस भी क्लियर आ रही है अब तक? सभी को क्लियर है ना वॉइस? ओके, ऐसे ही रहा करो यार रोज यार, लाइव क्लास में सब लोग दिखते हो ना तो अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी मजा आता है, आपको पढ़ने में भी मजा आता होगा। आप भी रिकॉर्डेड लेक्चर देख देख के परेशान हो गए, तो लाइव आया करो, मजा आएगा पढ़ने में। 2-3 बातें हम करेंगे, 2-3 बातें आप करना। हाँ चलो ठीक, क्लियर है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन को पढ़ लिया था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एयर कंटेंट। क्लियर? तो कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सॉइल सॉलिड्स होते हैं उसमें जो वॉइड्स होते हैं, उस वॉइड्स में ही आपका क्या होता है? वाटर होता है। क्लियर? वॉइड का जो स्पेस होता है उसी में आपका क्या होता है? वाटर फिल होता है एंड एयर फिल होती है। तो हम एयर कंटेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? एयर कंटेंट को हम एसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एयर कंटेंट क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्लियर? कैसे डिफाइन करेंगे इसको? कि इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्लियर? ये हमारा हो गया क्या? एयर कंटेंट हमारा हो गया है। अब देखो, मैं जानता हूं कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। क्लियर? तो मैं आपको बोल सकता हूं क्या कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हो जाएगा। इसको कर देते हैं अपन इस इक्वेशन में पुट। तो मैं क्या लिख रहा हूं भाई? AC इक्वल्स टू VA की जगह क्या आ जाएगा? VB वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। आगे सॉल्व करेंगे तो भाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपका डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये हो गया आपका कैंसिल आउट। कैंसिल आउट हो गया तो AC इक्वल्स टू 1। अब कल हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मतलब इट इज रेशियो बिटवीन किसमें? वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये हमारा क्या कहलाता था? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन की टर्म में आपका ये रिलेशन यहाँ पे निकल के आया है। क्लियर? तो AC इक्वल्स टू आपका क्या हो गया? 1 माइनस SR आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? ये सभी को कैसे निकाला है हमने? बता दे जल्दी से थम्स अप करके। क्लियर है ना? ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एयर कंटेंट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे अपन पढ़ते हैं परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट। क्लियर? या फिर मैं बोलूं परसेंटेज एयर वॉइड्स। क्लियर? तो यहां पर लिख लेते हैं अपन परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स या तो NA, इसको ईटा ए भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स? तो आप बोल सकते हो कि जो हमारी पोरोसिटी आई थी। क्लियर? क्या आई थी? पोरोसिटी आई थी। पोरोसिटी आपको पता होना चाहिए क्या आई थी पोरोसिटी आपकी। हाँ, क्या पढ़ा था हमने पोरोसिटी की? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इनटू आपने 100 किया था, पोरोसिटी को आपने परसेंटेज में एक्सप्रेस किया था। ठीक है, तो जो हमारी पोरोसिटी है और जो हमारा एयर कंटेंट है, अगर हम इनका प्रोडक्ट देखते हैं तो पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट यही हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ पोरोसिटी एंड एयर कंटेंट हमारा क्या होता है? परसेंटेज एयर वॉइड्स होता है। क्या हो जाएगा? परसेंटेज एयर वॉइड्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अपन सॉल्व करें इसको तो क्या कर सकते हैं और सॉल्व? हाँ
क्या कर सकते हैं और आगे सॉल्व, तो देखो और आगे अगर सॉल्व करें तो पोरोसिटी की वैल्यू रख दें इसमें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इनटू एसी। एसी क्या है आपका भाई, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यही है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैंसिल आउट हो गए, तो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स आपका निकल के आया वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल मास। क्लियर? बात करें तो 100 का मल्टीप्लाई किया गया आपका परसेंटेज में, तो यहां से नई डेफिनेशन निकल के आई है आपकी परसेंटेज एयर वॉइड्स की, कि यह रेशियो होता है किसके बीच में, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ये हमारा हो गया परसेंटेज एयर वॉइड्स। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज एयर वॉइड्स हमारा हो गया। क्लियर है? यहां तक परसेंटेज एयर वॉइड तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट वेट। यूनिट क्या कहलाता है हमारा यूनिट वेट, तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल इट्स वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? क्या बोलोगे आप, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला मैंने, यूनिट वेट ऑफ सॉइल आपका क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम आपका होता है। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया भाई, वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्लियर? तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा यूनिट वेट यहां पर हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको बोला है क्या, मैंने आपको क्या बोला है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम बोला है। अगर मैं यहां पे ऐसा बोल दूं कि जो आपका सॉइल का मास है, तो मास ऑफ सॉइल सॉलिड, मैं क्या बोल रहा हूं, इसी टर्म में मैंने क्या बोला, मास की टर्म में बोल रहा हूं, मास ऑफ सॉइल सॉलिड, मास ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? मतलब क्या हो गया आपका भाई, मास ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जैसे ये हो गया आपका मास ऑफ सॉइल सॉलिड, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा डेंसिटी। क्लियर? और ये हमारा क्या कहलाता है, यूनिट वेट। वेट की टर्म में अगर हम बात करें तो वो हमारा यूनिट वेट होगा, और मास की टर्म में हम बात करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, डेंसिटी कहलाएगा। किसकी, सॉइल की डेंसिटी। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर? तो कुछ नहीं करना, वेट की जगह आप मास करते जाओगे तो वो डेंसिटी की टर्म में आ जाएगा, और मास की जगह आप वेट करते जाओगे तो आपका क्या होता जाएगा, यहाँ पे यूनिट वेट आ जाएगा। क्लियर? अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिट वेट है, यहाँ पे ऐसा बोलूं टाइप्स ऑफ यूनिट वेट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बल्क यूनिट वेट की, इसकी बात कर रहे हैं, बल्क यूनिट वेट की हम बात करते हैं। तो बल्क यूनिट वेट जो हमारा होता है, गामा टी से डिनोट करते हैं, और ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, मैंने अभी आपको बोला यूनिट वेट आपका क्या होता है भाई, टोटल वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि टोटल वेट ऑफ सॉइल W
पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? मतलब मैं यहाँ पे W को क्या लिखूंगा कि भाई W हमारा क्या, टोटल वेट ऑफ हमारा सॉइल का क्या होता है, तो WA प्लस वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। आपको पता है वेट ऑफ एयर हमारा 0 होता है, तो टोटल वेट हमारा कितना होता है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये हमारा क्या निकला है, बल्क यूनिट वेट निकला है। क्लियर? ये हमारा क्या आ गया है, बल्क यूनिट वेट आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, बल्क यूनिट वेट। तो इस बल्क यूनिट वेट को आप टोटल यूनिट वेट भी बोलते हो। इसको क्या बोलते हो, टोटल यूनिट वेट भी बोलते हो। क्लियर? नेक्स्ट, बल्क यूनिट वेट के बाद अपन पढ़ते हैं ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट, और इसको हम गामा डी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं भाई, गामा डी से करेंगे। ड्राई से आपको समझ में आ रही, सॉइल आपकी कैसी है, ड्राई स्टेट में है। क्लियर? तो एयर का वेट तो आपका क्या हो जाएगा, 0 ही लेना है। बचेगा क्या से, वेट ऑफ सॉलिड। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, गामा डी को भाई वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। यही हो गया, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम आपका टोटल वाला यहाँ पे सॉइल मास का वॉल्यूम हम ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट याद रखना कि ये जो ड्राई यूनिट वेट है आपका, यह क्या इंडिकेट करता है, क्या मेजर करता है, तो यह मेजर करता है आपका डेंसनेस ऑफ सॉइल। किसको मेजर करता है, डेंसनेस ऑफ सॉइल। डेंसनेस ऑफ सॉइल मेजर डेंसनेस ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या है भाई, डेंसनेस ऑफ सॉइल का। तो आप सॉइल को क्या कर रहे हो, पैक कर रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो। तो जितनी ज्यादा गामा डी की आपको वैल्यू मिलेगी, उतना ज्यादा सॉलिड जो आपके होंगे, उतना डेंसली वो पैक होंगे, उतने कम आपको वॉइड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, दिस इज मेजर डेंसनेस ऑफ सॉइल, अ हाई वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट इंडिकेट द मोर सॉलिड्स आर पैक्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मतलब डायरेक्टली मैं बोलूं कि इसकी जितनी ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी, उतनी ज्यादा आपकी सॉइल क्या होगी, कॉम्पैक्टेड होगी। क्लियर? तो मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल की अगर मैं बात करूं, तो मोर कॉम्पैक्टेड सॉइल आपकी क्या हो जाएगी, जिसका गामा डी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है? तो ये ड्राई यूनिट वेट हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। बल्क यूनिट वेट हमने देख लिया है, ड्राई यूनिट वेट हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या आ जाएगा, आगे आपका क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है कि जितने भी वॉइड्स हमारी सॉइल के हैं वो किसके द्वारा फिल्ड अप हैं, वाटर के द्वारा फिल्ड अप हैं। क्लियर? तो आप यहां पे क्या बोलोगे कि सैचुरेटेड यूनिट वेट को गामा सेट से आप डिनोट करोगे। क्लियर? ये आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट हो गया। आप क्या बोलोगे, अब यहाँ पे जो हम सॉइल का वेट लेंगे, हमको यूनिट वेट कैसे डिफाइन करना है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम में।
क्लियर। तो वेट यहां पे क्या लेंगे भाई, वेट हम यहां पे लेंगे किसका, फुली सैचुरेटेड सॉइल का। क्लियर। तो वेट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है। क्लियर। ये हमारा क्या होगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट होगा। क्लियर। अब एक चीज और देखना भाई, अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि जो हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट है इसको हम बल्क यूनिट वेट भी बोले तो क्या गलत होगा? अगर हम सैचुरेटेड यूनिट वेट को बल्क यूनिट वेट अगर बोलते हैं तो क्या बोलना गलत होगा या सही होगा? अगर सही होगा तो क्यों, और गलत होगा तो क्यों? इसका आंसर दो जल्दी से कमेंट में। हाँ, राजेश्वर, पीयूष, विशाल, मनीषा, अंतिम आंसर दे इसका। मैंने क्या बोला, क्या सैचुरेटेड यूनिट वेट को मैं बल्क यूनिट वेट बोल सकता हूं? हाँ, क्या मैं सैचुरेटेड यूनिट वेट को बल्क यूनिट वेट बोल सकता हूं? क्वेश्चन नहीं आया क्या समझ में? ओके, पीयूष ने यहाँ पे बोला है कि बोल सकते हैं, तो बिल्कुल सही बोला है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमारी जो सॉइल है वो कैसी है, कंप्लीटली सैचुरेटेड है। तो हम सैचुरेटेड यूनिट को बल्क यूनिट वेट भी बोल सकते हैं। क्लियर। आप बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि आपका क्या है, यहाँ पे सैचुरेट हो चुकी है आपकी सॉइल पूरी की पूरी। क्लियर। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। नेक्स्ट हमारा क्या है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट आपका क्या हो जाएगा, गामा सबमर्ज्ड। ये क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे सबमर्ज्ड सॉइल का आपको क्या करना है, वेट ले लेना। देखो गामा सबमर्ज से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और गामा डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गामा डैश देखे आपको तो ये सबमर्ज यूनिट वेट ही आपका कहलाता है। ठीक है, तो गामा सबमर्ज्ड आपका क्या हो जाएगा भाई, वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट हो गया है। ठीक है, क्लियर। हमने क्या बोला, सबमर्ज्ड जो हमारी सॉइल है उसका जो वेट होगा पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करेंगे तो ये हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट हो जाएगा। क्लियर। आप इस सबमर्ज्ड यूनिट वेट को और क्या बोल सकते हो, एक नाम से और बोल सकते हो, बायोन्ट यूनिट वेट। क्लियर। क्या बोला मैंने, बायोन्ट यूनिट वेट। अच्छा, एक और चीज बोल सकते हो, इफेक्टिव यूनिट वेट। इफेक्टिव यूनिट वेट। अब देखो इफेक्टिव यूनिट वेट इसको क्यों बोला जा रहा है। क्लियर। अगर मैं आपसे बोलूं सबमर्ज्ड यूनिट वेट, मतलब सबमर्ज्ड मतलब क्या है कि आपकी सॉइल फुली पानी के अंदर क्या है, डूबी हुई है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि गामा सबमर्ज्ड या गामा डैश इक्वल टू जो हमारा गामा सेट आया है, मतलब सैचुरेटेड यूनिट वेट आया है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, यूनिट वेट ऑफ वाटर को माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं, यूनिट वेट ऑफ वाटर को मैं माइनस कर दूं। क्लियर। दैट इज द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। और ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर की जो वैल्यू होती है वो याद रखना है आपको, दैट इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो नेक्स्ट हमारी क्या होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और नेक्स्ट आपका क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे वाटर का जो यूनिट वेट है उसकी आपकी वैल्यू। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
क्लियर। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट में से अगर मैं यूनिट वेट ऑफ वाटर को हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट मिलेगा। क्लियर। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है वो सैचुरेटेड यूनिट वेट का क्या होता है, हाफ होता है। क्लियर। तो ये हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 बाई गामा सैट। क्लियर। नेक्स्ट मैंने इसको बोला कि भाई इसको मैं वायोंट यूनिट वेट भी बोल सकता हूं। क्यों, कि देखो कल मैंने आपको बताया था कि ये मेरा कोई वाटर है। क्लियर, ये वाटर है और इस वाटर के अंदर आपका ये सॉइल का जो सैंपल है, सॉइल सॉलिड से ये पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। तो ये जब वाटर के अंदर आया तो भाई इसके यहाँ पे क्या फोर्स लगा होगा, वायोंट फोर्स एक्ट हुआ होगा। क्लियर। क्या एक्ट हुआ होगा सॉइल सॉलिड पर, वायोंट फोर्स आपका एक्ट हुआ होगा। ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे आपका सॉइल सॉलिड है, इस पे वायोंट फोर्स आपका एक्ट हो रहा है। क्लियर। सॉइल सॉलिड पर तो विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, किसके बराबर होगा भाई, ये सॉइल ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया होगा या डिस्पर्स्ड किया होगा उसके बराबर होगा जो वायोंट फोर्स है। क्लियर। क्लियर। तो इससे क्या होगा, इससे जो सॉलिड है भाई उसका नेट जो आपका वेट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और इसी रिड्यूस वेट को हम क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड और वायोंट यूनिट वेट बोलते हैं, वायोंट वेट बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि भाई सॉलिड जो है ये वाटर के अंदर है, मतलब ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे आपका ये सॉइल डूबा हुआ है, इस पे वायोंट फोर्स आपका एक्ट हुआ। का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, इसके द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस किया गया है उसके बराबर होगा, जिससे इस सॉलिड का नेट वेट रिड्यूस हो जाएगा और जो रिड्यूस वेट होगा वही आपका सबमर्ज्ड वेट होगा। कल मैंने ये भी बताया था भाई सबमर्ज्ड सॉइल को आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा डिफाइन किया गया है कि जैसे जैसे सॉइल वाटर के अंदर जाएगी उसका वेट क्या होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। मे भी क्लियर हो गया होगा जो कल हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है। तो अपने वेट को वो लॉस करती जाती है जैसे जैसे पानी के अंदर आपकी सॉइल डूबती जाएगी। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हमारा क्या हो जाएगा, देखो भाई गामा एस, सॉलिड का हम देख रहे हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो भाई हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वेट भी किसका लेंगे, सॉलिड का लेंगे। अभी हम जो वॉल्यूम ले रहे थे हम टोटल वॉल्यूम ले रहे थे, हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स की, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी किसका लेना है, सॉलिड का लेना है। क्लियर। ये हमारा होता है कौन सा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। क्लियर। वेट ऑफ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है। अब अगर आपसे मैं बात करूं कि इसमें वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ज्यादा होगा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट होगा कि सैचुरेटेड यूनिट वेट होगा, तो देखो भाई गामा एस यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बड़े होंगे किससे, यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड या सैचुरेटेड यूनिट वेट से। सैचुरेटेड यूनिट वेट की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी गामा बल्क से। क्लियर। नेक्स्ट गामा बल्क आपका ज्यादा होगा किससे, गामा ड्राई से। ठीक है। और गामा ड्राई आपका ज्यादा होगा किससे, गामा सबमर्ज्ड से। तो ये आपको याद रखना है, एक बार आपके एई के पेपर में पूछा जा चुका है ये सीक्वेंस। ठीक है, यूनिट वेट्स का, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन भाई, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, फिर गामा सेट, फिर गामा बल्क, फिर गामा ड्राई, फिर गामा सबमर्ज्ड। ठीक है। तो देखो जैसे हमने यूनिट वेट को डिफाइन किया है ऐसे ही आप डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो वॉल्यूम की टर्म में, सॉरी मास के टर्म में। ठीक है। कैसे,
देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर, तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, मास ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर। तो अपन यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड। डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो इसको आप इसे डिफाइन कर दोगे रो एस, क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अभी हमने यूनिट वेट में क्या देखा था भाई, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही देखा था। अब अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं कि भाई बल्क डेंसिटी हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हम किसकी बात करें, बल्क डेंसिटी की बात करें, तो बल्क डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारा बल्क डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें ड्राई डेंसिटी, किसकी बात करूं मैं, ड्राई डेंसिटी की बात करूं, तो ड्राई डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, देखो रो डी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम, ये हमारा ड्राई डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपसे कि सैचुरेटेड डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी, तो सैचुरेटेड डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, देखो सेट इक्वल्स टू, तो मास भी आपको सैचुरेटेड लेना है, सैचुरेटेड सॉइल का, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, आप ऐसा लिख दोगे, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं सबमर्ज्ड की बात करूं तो सबमर्ज्ड डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, सबमर्ज्ड डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, तो सबमर्ज्ड डेंसिटी आप लिख सकते हो सबमर्ज्ड सॉइल का मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसको रो डैश से भी आप डिफाइन कर सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो भाई रो सेट जो आपका है, तो रो डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर, आप माइनस कर दोगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी डेंसिटी हो गई, क्लियर है यहां तक। तो मास के टर्म में अगर हम बात करेंगे, मतलब मास को पर यूनिट वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, डेंसिटी मिलेगी सॉइल की, ठीक है। और वेट के टर्म में आप करोगे तो आपको यूनिट वेट मिलेगा। यहां तक क्लियर है। बाकी सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट आता है कि अगर मैं बात करूं कि जो हमारी फील्ड डेंसिटी होती है, क्लियर, जो हमारी फील्ड डेंसिटी होती है मतलब सॉइल की डेंसिटी होती है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ सॉइल, क्लियर, फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ सॉइल, क्लियर। तो डेंसिटी को अपने को फाइंड आउट करना है तो अपने पास तीन मेथड अवेलेबल है, क्लियर, कितनी मेथड है, तीन मेथड अवेलेबल है। कौन कौन सी देखते हैं, क्लियर। तो ऐसा लिख लेते हैं अपन, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी की बात करूं तो सबसे पहली जो हमारी मेथड होती है वो है हमारी कौन सी, कोर कटर मेथड, क्लियर। हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोर कटर मेथड, क्लियर।
दूसरा हमारा होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। क्लियर? दूसरा हमारा क्या है? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। थर्ड हमारा है वाटर रिप्लेसमेंट मेथड। क्लियर? रिप्लेसमेंट ही डिस्प्लेसमेंट आएगा, वाटर डिस्प्लेसमेंट, वाटर डिस्प्लेसमेंट, सैंड रिप्लेसमेंट एंड वाटर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ये तीन मेथड हमारे पास है। एक तो कोर कटर मेथड है, दूसरी हमारी कौन सी है भाई? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, और तीसरी हमारी कौन सी है? वो है हमारी वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। क्लियर? अब होती कैसी है कोर कटर मेथड, समझते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, फील्ड पे आपको निकालना है, तो देखो इसका डायग्राम अपन सबसे पहले देखते हैं। एक हमारे पास देखो कोर कटर से समझ में आ रहा है कि सॉइल को आपको कट करना है। ठीक है, तो नीचे अगर मैं आपसे बात करूं तो इस टाइप का आपका एक कटर इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? इसमें एक कटर लगा हुआ है, शार्प एजेस इसकी रहती है। इसके ऊपर क्या होता है? कॉलर होता है। क्लियर? इसके ऊपर क्या होगा? कॉलर, जो इसके ऊपर फिट किया जाता है। ठीक है, तो वो कॉलर आपका इस टाइप का आपका कॉलर इसमें लगा, ये आपका हो गया है कॉलर। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब इसके ऊपर क्या होगा? एक वुडन बॉक्स लगा है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक ऐसा वुडन का बॉक्स। ठीक है, और इसके ऊपर आपका वेट सिस्टम लगा होगा। क्लियर? फॉलिंग वेट सिस्टम जो हम बोलते हैं, तो वो आपका क्या लगा हुआ है? वेट सिस्टम यहाँ पे लगा। ठीक है, जिससे आप क्या करोगे? वेट अप्लाई करोगे या लोड अप्लाई करोगे, जो भी मैं बोलूं। ठीक है, ये आपका इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट होता है। क्लियर? ये हमारा क्या है भाई? वेट है, डेट इज फॉलिंग। ठीक है, ये हमारा क्या है? यहाँ पे वुडन बॉक्स। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? वुडन बॉक्स हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहां से अगर मैं लेवल की बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सकेवेशन हो जाएगा, एक्सकेवेशन। ठीक है, देखो जो हमारी कोर कटर मेथड होती है, एक सिंपल और डायरेक्ट मेथड हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड है, जिसको हम फील्ड पे डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? लेकिन एक चीज याद रखना कि ये जो कोर कटर मेथड होती है, ये सिर्फ सॉफ्ट सॉइल की मैं बात करूं या फिर फाइन ग्रेन्ड सॉइल की बात करूं। क्लियर? जैसे मैं क्या बोल रहा हूं? सुटेबल फॉर सॉफ्ट सॉइल। दूसरा मैंने क्या बोला आपको? फाइन ग्रेन्ड सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल। क्लियर? ग्रेन सॉइल बहुत ज्यादा फाइन है, ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट ऐसा भी बोल सकते हो आप, कोहेजिव सॉइल। तो कोर कटर मेथड आपकी सॉफ्ट सॉइल, फाइन ग्रेन्ड सॉइल एंड कोहेजिव सॉइल में ही क्या है? सुटेबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको हार्ड सॉइल या कोर्स ग्रेन सॉइल या कोहेजन लेस सॉइल में आप अप्लाई करते हो, तो ये कटर आपका है, ये कटर आपका फेल हो जाता है। क्लियर? ये कट नहीं कर पाता है सॉइल। क्लियर? सॉइल को क्या नहीं कर पाएगा? कट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर? अब एक चीज याद रखना भाई, जो कटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसका इंटरनल डायामीटर 10 सेंटीमीटर होता है।
कितना होता है 10 सेंटीमीटर आपका इंटरनल डायामीटर होता है, ठीक है। और इसकी जो हाइट होती है वो 12 टू 15 सेंटीमीटर, 12 टू 15 सेंटीमीटर आपकी ये कटर की हाइट आपको मिलती है, ठीक है। क्लियर। अब देखो ये जो कॉलर है इसको मैंने क्या बोला था भाई, ये हमारा कॉलर है जो इसके ऊपर हम अटैच करेंगे और इसकी जो आपकी हाइट रहेगी दैट इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर, सॉरी 25 mm आएगा, तो 25 mm तो ऐसा लिख देता हूं 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये स्टील की रिंग को अब देखो क्या करना है, प्रोसीजर सिंपल सा है भाई। जहां की मुझे फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करना है उस एरिया को प्लान कर लिया हमने, और उसके ऊपर इस कटर को हमने प्लेस किया, कटर के ऊपर हमने कॉलर लगाया। क्लियर, कॉलर ये जो आपका मेटल का रिंग बोलूं या स्टील का रिंग है, इसको हमने इस पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्लियर, अब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, ये जो फॉलिंग वेट सिस्टम है भाई, इस फॉलिंग वेट सिस्टम से आप क्या करोगे, इस पे वेट लगाओगे। भाई ये वेट लगाओगे तो ये जो कटर है आपका ये सॉइल के अंदर क्या होगा, ड्राइवन। क्लियर, सॉइल के अंदर जाएगा, आप बोल सकते हैं सॉइल को क्या करेगा, कट करेगा। क्लियर, सफिशिएंट सॉइल इज एक्सकेवेटेड, आपको एक अंदाजा लग जाएगा भाई ये जो हाइट है ये आपकी क्या हो रही होगी, अंदर जा रही होगी। तो जब सफिशिएंट हाइट तक आप क्या कर लोगे, एक्सकेवेट कर लोगे, तो फिर क्या करना है, हाँ फिर क्या करना है, क्लियर। तो इसको निकालेंगे बाहर, इसके अंदर जो सॉइल आई है उसको लेके कहां चले जाएंगे भाई, लेबोरेटरी में लेके चले जाएंगे, वहीं पे होगा अब सारा मेजरमेंट। तो जो सॉइल इसने कट की है, अब फील्ड में तो आप हाथ में ले नहीं सकते हो भाई इसने कितनी कट की है, तो आप पूरा का पूरा कोर कटर को उठा के ही कहां लेके चले गए हो, लैब में आप लेके चले गए हो। क्लियर, जो सॉइल आपकी कोर कटर में कट हुई है उसको हम लैब में क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, और सॉइल को हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सॉइल तो आपने ले ली है, तो अब क्या करना है, तो बताओ डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा जो कोर कटर है उसका इंटरनल वॉल्यूम कितना है, तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि गिवन हमारा इंटरनल क्या है, इंटरनल हमारा क्या है, वॉल्यूम है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटरनल वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, इसको मैंने माना है कि ये हमारा V1 है। क्लियर, मास ऑफ कोर कटर, जो हमारा कोर कटर है उसका मास कितना है। क्लियर, तो मास ऑफ कोर कटर वो हमारा कितना है, फॉर एग्जांपल M1 है, ठीक है, कितना है, M1 है। तो देखो मास ऑफ कोर कटर, और आपने क्या किया है भाई, सॉइल को कट किया है, तो सॉइल इसके अंदर आई होगी तो उसका भी मास ले लिया होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो मास ऑफ कोर कटर जो आपका M1 है वो हो गया, प्लस सॉइल जो इसके अंदर कट होके आई है, तो उसको अपन ने कितना माना, वो बोला मैंने M2 है। क्लियर, वो मैंने क्या बोला, वो हमारा M2 है। तो अब आपसे बोलूं कि हमारी फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगी, फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो भाई फील्ड डेंसिटी हमारी क्या हो गई है, हमको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास आपको पता है कि ये मास ऑफ द कोर कटर है M1 खाली वाला, और ये मास ऑफ द कोर कटर प्लस इसके अंदर जो सॉइल आई है, तो भाई M2 में से M1 हम माइनस कर देंगे तो मास ऑफ कोर कटर रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, सॉइल। तो फील्ड डेंसिटी आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, M2 माइनस M1 डिवाइड बाई V। क्लियर, M2 माइनस M1 डिवाइड बाई V, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम। अब देखो भाई कोर कटर सर्कुलर है,
कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? सिंपल सा है वॉल्यूम निकालना। तो इसको मैं आगे और बोलूं तो डेंसिटी इक्वल्स टू m2 माइनस क्या आ जाएगा m1 इक्वल्स टू वॉल्यूम क्या हो गया एरिया। तो एरिया क्या है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यही हो जाएगा। डायामीटर दिया गया है तो डी स्क्वायर इंटू हाइट का कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो ये निकल आई हमारी डेंसिटी। अच्छा, अब अगर आपसे कोई बोलता कि यहाँ पे यूनिट वेट फाइंड आउट करना, तो भाई इससे यूनिट वेट भी निकल आएगा। क्लियर? तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला मास ऑफ कोर कटर, तो मैं क्या बोल दूंगा भाई वेट ऑफ कोर कटर। मैं क्या बोल दूंगा, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं कि वेट ऑफ कोर कटर। तो वेट ऑफ कोर कटर हमारा W1 है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा वेट ऑफ कोर कटर प्लस सॉइल, तो वो हमारा W2 हो जाएगा। तो भाई यूनिट वेट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेट हमारा क्या हो जाएगा सिंपल सा वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब W2 माइनस W1 डिवाइड बाई V। नेक्स्ट W2 माइनस W1 डिवाइड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू H। ये हमारा यूनिट वेट निकल के आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आएगा यूनिट वेट हमारा निकल आएगा। ठीक है, क्या किया है सिंपल सा मैंने यूनिट वेट की बात की है। यूनिट वेट क्या होता है हमारा वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वेट आपका है कितना आएगा सॉइल का वेट W2 माइनस W1 डिवाइड बाई वॉल्यूम। और वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया भाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये हो गया एरिया, इसमें कर दिया हाइट का मल्टीप्लाई, तो ये हमारा यूनिट वेट निकल के आ गया। क्लियर? ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा यूनिट वेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आएगा यूनिट वेट निकल आएगा। तो ऐसा मत सोचना कि सर ने डेंसिटी की यहां पे बात कर ली है। विशाल जी मैंने साइड में लिख दिया है, ये साइड में मैंने लिख दिया वहां पे। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेमिंग करवा रहा हूं मैं, जस्ट अ मिनट, आप 1 मिनट का टाइम है मुझे। अभी क्लियर है विशाल? अभी दिख रहा है? देखें एक बार चेक करें। अभी क्लियर है? दिख रहा है? ओके, तो ये हमारी कोर कटर मेथड होती है जिसकी हेल्प से हम फील्ड डेंसिटी को या यूनिट वेट को हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा था सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, समझते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड।
देखो सेंड रिप्लेसमेंट मेथड की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है एक्चुअल में समझते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम में आपको बना रहा हूं सिंपल सा, वो समझना पहले। इस टाइप का कुछ सेंड पोरिंग एपरेटस होता है, मतलब सिलेंडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ठीक है, इसके अंदर कुछ इस टाइप का एक स्लाइडर अटैच होता है। क्या अटैच है इसमें? एक ये स्लाइडर आपका लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका स्लाइडर है, ठीक है। और स्लाइडर के साथ साथ आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे वो लगा हुआ होता है, अटैचमेंट रहता है। जैसे स्लाइडर ओपन करते तो यहाँ से क्या होता है, सेंड निकलना आपका हो जाता है। तो इसको आप बोल सकते हो, जो ये अटैचमेंट यहाँ पे है इसको हम बोलते हैं पोरिंग कॉर्ड। क्लियर? ये होता है, ठीक है। ये जो आपका होता है, ये आपका फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये आपका क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड पे आपने इस टाइप से रख दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आपका जो है दैट इज सेंड। इसके अंदर क्या होगी? सेंड बनी होगी, तो आप बोल सकते हो सेंड पोरिंग सिलेंडर। अब इस मेथड में हम करते क्या है, देखो फॉर्मूला अपन बाद में समझते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, ठीक है। अब करते क्या है कि फील्ड पे जहां पे भी मुझे जाना है और वहां की फील्ड डेंसिटी को फाइंड आउट करना है या यूनिट वेट को फाइंड आउट करना है, तो ये आपकी एक प्लेट होती है मेटल की, ठीक है। और इसके आउटसाइड इस टाइप की छोटी सी आपको बाउंड्री भी देखने को मिलेगी। क्लियर? ये आपको इस टाइप की बाउंड्री भी बनी हुई इसमें होती है, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी ये बाउंड्री बनी होगी। अब हम गए फील्ड पर, तो फील्ड पर इस प्लेट को रखा और इस प्लेट में सेंटर में ऐसा एक होल बना हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो आपके नेल्स होते हैं उससे आपने ग्राउंड पे इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद आपने क्या किया, ये जो सेंट्रल होल देख रहे हो, यहां की जो आपकी सॉइल है उसको एक्सकेवेट करना चालू किया एक्सकेवेट। क्लियर? चीजल्स और हैमर से आपने इसको क्या किया? एक्सकेवेट किया। सॉइल निकलेगी भाई, जितनी सॉइल बाहर निकली वो इस प्लेट के आसपास आपकी बिखर जाएगी, ठीक है। तो उसका भी वेट आप मेजर कर लोगे, कितना एक्सकेवेट किया है, कितना बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ये कर लिया आपने। फिर क्या किया कि ये तो ग्राउंड लेवल पे है, तो ये बना है आपका ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल आपका ये है और इस ग्राउंड में आपने ये होल बनाया है। क्लियर? तो एग्जैक्ट इस होल के ऊपर आप इस सेंड पोरिंग सिलेंडर को रख दिए। क्लियर? रखने के बाद अब जितना यहां से सॉइल निकला होगा भाई, रिप्लेस उतनी ही सेंड होगी, उतनी ही सेंड इसके अंदर जाएगी। तो हमने कर दिया स्लाइडर ओपन, इसमें से सेंड खाली होके आपकी कहां जाने लगी? इस होल में। क्लियर? जैसे ही होल फुल होगा स्लाइडर आपने बंद कर दिया। और इस बेसिस पर हम क्या करेंगे? फील्ड डेंसिटी को मेजर कर लेंगे। कैसे करेंगे वो समझते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि सेंड रिप्लेसमेंट मेथड में हम सेंड पोरिंग सिलेंडर या सेंड पोरिंग एपरेटस का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं बोलूं तो डेट इज W1। मैं क्या ले रहा हूं? W1। मास की टर्म में मैं बात करूंगा तो M1 की बात करूंगा, ठीक है। डेट इज द वेट ऑफ सेंड इन सेंड पोरिंग एपरेटस। जो हमारे सेंड पोरिंग एपरेटस है, यहाँ पे नाम लिख के दे रहा हूं मैं, डेट इज सेंड पोरिंग एपरेटस, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेंड फिल है उसका वेट हमारा कितना है? W1 है। तो ये क्या हो गया? वेट ऑफ सेंड, वेट ऑफ सेंड इन सैंड पोरिंग एपरेटस। क्लियर? W1 हमारा क्या हो गया? वेट ऑफ सैंड इन सैंड पोरिंग एपरेटस। चलो नेक्स्ट समझते हैं W2, ठीक है। तो W2 हमारा क्या है? वेट ऑफ सैंड रिमेन इन द सैंड पोरिंग एपरेटस आफ्टर सिलेंडर फिल विथ कॉर्क। क्लियर? अब मैंने ये बोला कि वेट ऑफ सैंड रिमेन्स
इन द सैंड पोरिंग एपरेटस, ये एपरेटस है सिलेंडर, इसके अंदर आपकी कितनी सैंड बची हुई है, देखो ये स्लाइडर खुला, कौन के अंदर सैंड आई, तो अब रिमेनिंग सैंड का जो वेट है वो हमारा क्या है, W2 है। क्लियर? तो वेट ऑफ सैंड, वेट ऑफ सैंड कहां पे, रिमेन्स इन सैंड पोरिंग एपरेटस, रिमेन्स इन sand pouring apparatus after cylinder filled with corn, after cylinder filled with corn। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये W2 में से अगर मैं W1 को माइनस करूं तो क्या मिला मुझे, वेट ऑफ सैंड कैलिब्रेटेड इन सिलेंडर विथ कॉनिकल पोर्शन। ये जो कॉनिकल पोर्शन है, जो कौन है, इसके अंदर कितना वेट बचा हुआ है, तो W2 में से W1 को कर दिया माइनस, तो ये आपका निकल आएगा। तो वेट ऑफ सैंड, वेट ऑफ सैंड, वेट ऑफ सैंड कैलिब्रेटेड इन सिलेंडर, कैलिब्रेटेड इन सिलेंडर, कैलिब्रेटेड इन सिलेंडर विथ कॉनिकल पोर्शन, विथ कॉनिकल पोर्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब अगर आपसे बात करूं, अब मैं आपसे बात करूं तो अब नेक्स्ट में यहाँ पे W3 वेट को लेने वाला हूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा जो वेट आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा हमारा W3। अच्छा, W3 क्या है हमारा, देखो भाई जो प्लेट हमने बनाई थी ये हमारा होल बना है, होल इन ग्राउंड, होल इन ग्राउंड। ठीक है, क्या बनाया हुआ है, होल बनाया हुआ है आपने, कहां पे, ग्राउंड में। अब आपने सैंड पोरिंग एपरेटस पे रख दिया फ्लैट सरफेस के ऊपर, सैंड फिल हो गई, इसके बाद कितना वेट बचा हुआ है, वही हमारा W। क्लियर? तो वेट ऑफ सैंड रिमेन, वेट ऑफ सैंड रिमेन्स, अच्छा कहां पे, रिमेन्स जो मैं बोल रहा हूं, इन द सैंड पोरिंग एपरेटस आफ्टर कॉन ऑन फ्लैट सरफेस, जब आपकी कॉन कहां पे है, एक फ्लैट सरफेस पे। क्लियर? कॉन कहां है, फ्लैट, सैंड पोरिंग एपरेटस, एपरेटस क्या बोला फिर मैंने, आफ्टर कॉन ऑन फ्लैट सरफेस, आफ्टर कॉन ऑन फ्लैट सरफेस। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है इतना? चल, तो अब नेक्स्ट बारी है फॉर्मूला बनाने की। हाँ, वही समझ लो, वही बोल रहा हूं, कॉनिकल पोर्शन की जो मैं बात कर रहा हूं वही आ गया आपका। W2 माइनस W1 इज द सैंड पोर्ड इन द होल, तो वही बात हो गई ना, कॉनिकल सेक्शन में आया है मतलब आपके होल में ही गया है ना, यहाँ स्लाइडर ओपन हुआ, कॉनिकल पोर्शन में आया, यहां से सीधा कहां जा रहा है, आपका ग्राउंड में जा रहा है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है लैंग्वेज। क्लियर? चल, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा भाई, यूनिट वेट, यूनिट वेट हमारा क्या हो जाएगा बताओ, तो W2 माइनस W1, W2 माइनस W1, और इसमें से मैं किसको माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं, W3 माइनस W2 डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपका कितना आएगा, पाई बाई 4
d² इंटू h। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आया है किसका, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो देखो भाई सैंड रिप्लेसमेंट मेथड आपको कहां पे यूज करना है, तो जहां आपकी सॉइल कैसी हो, हार्ड सॉइल। तो इस मेथड को हम हार्ड सॉइल में यूज करते हैं या फिर कोहेजन लेस सॉइल में हम यूज करते हैं। क्लियर? कोहेजन सॉइल में आपकी कौन सी यूज हो रही है, कोर कटर, और कोहेजन लेस में आपकी कौन सी हो रही है, कौन सी हो रही है, तो वो आपकी हो रही है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट हमारा और क्या पढ़ा था हमने, इतना क्लियर है ना सभी को, बता दो जल्दी से थम्स अप करके। बता दो जल्दी से थम्स अप करके। चलो नेक्स्ट अपन समझते हैं। नेक्स्ट हमारी मेथड जो है वो है हमारी वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखना कि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम कोहेजिव सॉइल में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, कोहेजिव सॉइल में हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो सुटेबल फॉर कोहेजिव सॉइल ओनली, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल या फिर कोहेजन लेस सॉइल, इसमें मत लगाना। कोहेजिव सॉइल में आपकी ये क्या होगी, अप्लाई होगी। अब आप क्या करोगे कि एक रेगुलर शेप का बेल ट्रिम्ड सैंपल आप लोगे। जैसे रेगुलर शेप आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, रेगुलर शेप का आपको क्या करना है, रेगुलर शेप का आपको एक वेल ट्रिम्ड सैंपल आपको लेना है सॉइल का, और उस सैंपल का आपको कर लेना है वेट कैलकुलेट। आपने क्या किया, सॉइल सैंपल लिया और उसका वेट ले लिया, दैट इज द W1। तो मैं क्या बोल रहा हूं, वेट ऑफ सॉइल सैंपल। ये हमारा क्या हो गया, वेट ऑफ सॉइल सैंपल। अब आप क्या करोगे भाई, जो सैंपल है उस सैंपल के ऊपर पैराफिन वैक्स को अप्लाई कर दोगे। मतलब पैराफिन वैक्स से आपको क्या कर देना है, कोटेड कर देना है। क्लियर? तो सैंपल कोटेड किसके द्वारा, भाई पैराफिन वैक्स, और फिर से आप क्या करोगे, उसका वेट ले लोगे। क्लियर? तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, W2 वेट ऑफ soil sample after coated with paraffin wax।
अब एक स्टील या मेटल का हमारे पास कंटेनर होगा जिसके अंदर अब ये जो कोटेड सैंपल है उसको हम क्या कर देंगे, प्लेस्ड कर देंगे। क्लियर? क्या कर देंगे, प्लेस्ड कर देंगे। भाई एक मेटल का सिलेंडर है, उसके अंदर हमने कोटेड सैंपल को क्या कर दिया है, कोटेड सैंपल को क्या कर दिया है, प्लेस्ड कर दिया है। तो द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, अब क्या होगा, वाटर के अंदर है भाई पैराफिन बैग से लपेटा हुआ है, तो कितना वाटर आपका डिस्प्लेस्ड हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां पे बोल सकते हो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर? तो VW आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ये क्या हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हो गया। क्लियर? गामा P अगर मैं बात करूं तो ये हमारा होता है यूनिट वेट ऑफ पैराफिन बैग्स, पैराफिन बैग्स। ठीक है, तो आपका यहां पे क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट वेट ऑफ पैराफिन बैग्स हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अनकोटेड स्पेसिमेन जो हमारा है उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो देखो अनकोटेड स्पेसिमेन का वॉल्यूम निकाला है। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, द वॉल्यूम ऑफ अनकोटेड स्पेसिमेन इज कैलकुलेटेड एज VW, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर माइनस W2 माइनस W1 डिवाइड बाय यूनिट। क्लियर? डिवाइड बाय यूनिट वेट। ठीक है, चलो ये तो निकल आया। अब गामा पी तो आपको पता है यूनिट वेट ऑफ पैराफिन बैग्स, ये पैराफिन बैग्स आपका होता है। तो बल्क यूनिट वेट आपका क्या हो जाएगा, तो भाई बल्क यूनिट वेट हमारा क्या निकल के आएगा, W1 क्या है, वेट ऑफ सॉइल सैंपल विदाउट कोटेड, और विदाउट कोटेड का आपने वॉल्यूम निकाल लिया है, तो ये रख दिया विदाउट कोटेड का वॉल्यूम। तो ये आपका यहाँ पे क्या निकल के आ गया भाई, यूनिट वेट निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ जाएगा, यूनिट वेट निकल के आ जाएगा। तो ये आपकी वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं हम, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड आपको क्लियर है? पीयूष का क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट वेट ऑफ पैराफिन बैग्स। भाई पैराफिन बैग्स के जो यूनिट वेट आपको मिलेगा 930 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो ये आपकी वैल्यू है, तो लिख लो अगर आपको जरूरत लगे इसकी पैराफिन बैग्स की यूनिट वेट की वैल्यू, तो ये आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, कितना है आपका 930 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस।
क्लियर है ना सभी को? राजेश्वर, विशाल, अंतिम, मनीषा। तो हमने वाटर कंटेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वाटर कंटेंट को हमने पढ़ा था। क्या कहलाता है हमारा वाटर कंटेंट? हाँ, वाटर कंटेंट हमारा क्या कहलाता है? कल पढ़े थे हम वाटर कंटेंट, कल हमने पढ़ा था। क्या कहलाता है हमारा वाटर कंटेंट? वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड, यही पढ़ा था। तो वाटर कंटेंट को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो कौन कौन सी मेथड हैं जिसके बेसिस पर हम वाटर कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं? क्लियर? तो ऐसा लिखना हेडिंग आप, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। क्लियर? डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, तो बहुत सारी मेथड्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम वाटर कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहली आपकी जो मेथड होती है वो कौन सी होती है? ओवन ड्राइंग मेथड। सेकेंड आपकी कौन सी होती है? पिक्नोमीटर मेथड। नेक्स्ट आपका होता है सैंड बाथ मेथड। नेक्स्ट आपका होता है एल्कोहल। नेक्स्ट आपका होता है एल्कोहल मेथड। ठीक है, या एल्कोहल कंटेंट मेथड भी आप इसको बोलते हो। तो एल्कोहल मेथड आपकी हो गई। नेक्स्ट आपका होता है टॉर्सनल बैलेंस मेथड। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। क्लियर? तो वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए इतनी सारी मेथड्स हमारे पास हैं। क्वेश्चन यहां से न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसके भी फॉर्मूले हैं कैसे हम वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं। आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें जैसे वाटर कंटेंट की वैल्यू आपको नहीं दी गई है तो विद द हेल्प ऑफ आप कोई सा भी आप फॉर्मूला जो वैल्यू आपको गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले को अप्लाई करके वाटर कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो वाटर कंटेंट को हम कैसे करेंगे? ओवन ड्राइंग मेथड से फाइंड आउट करेंगे, पिक्नोमीटर मेथड से करेंगे, सैंड बाथ मेथड से करेंगे, एल्कोहल मेथड से करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉर्सनल बैलेंस मेथड होता है। क्लियर? इसको आप मॉइस्चर टेस्टर मीटर मेथड भी बोलते हो। ठीक है, इसमें आप मॉइस्चर टेस्टर को लगाते हो, उसकी हेल्प से आप इसको फाइंड आउट करते हो टॉर्सनल बैलेंस मेथड में। क्लियर? तो आपका ऐसा भी नाम इसका है, टॉर्सनल बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। मेथड्स के नाम क्लियर? देखो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेथड्स के नाम तो आपको पता होना चाहिए सारी मेथड्स के। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके मेथड्स के नाम। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले पढ़ते हैं ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दो ओवन ड्राइंग मेथड।
तो जितनी भी मेथड्स के अभी हमने नाम पढ़े हैं उन सारी मेथड्स में सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो हमारी मेथड होती है वो हमारी ओवन ड्राइंग मेथड ही होती है। क्लियर? तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया हमारा, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड हमारी क्या हो गई है, मोस्ट एक्यूरेट हमारी मेथड हो गई है। क्लियर? अब एक्यूरेट कैसे होगी इसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है, अपन आगे देखेंगे कैसे निकलेगा आपका रिजल्ट इसका। नेक्स्ट, ओवन ड्राइंग मेथड आप फील्ड पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? मतलब ये जो ओवन ड्राइंग मेथड हमारी होती है ये कौन सी मेथड है हमारी, लैब मेथड। आपको लैब में ही इसको परफॉर्म करना है। ठीक है? अब कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जहां फील्ड पे आप गए, फॉर एग्जांपल ये आपका फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में से आपने क्या किया है, सॉइल का सैंपल निकाला, ठीक है, सैंपल लेके आए। अब ये सैंपल आपका नेचुरल स्टेट में जैसी सॉइल पड़ी हुई है वैसा आप सैंपल लेके आए। इस सैंपल को हम एक एम्प्टी कंटेनर में रखेंगे। किसमें रखेंगे, इस सैंपल को एक एम्प्टी कंटेनर में रखेंगे और उस कंटेनर का कर लेंगे वेट। क्लियर? सैंपल को रखने के बाद उस सैंपल का कर लिया वेट। अब आपने क्या किया, उस मॉइस्ट सैंपल को कंटेनर में जो आपने रखा हुआ है आपने उसको किसमें रख दिया भाई, ओवन में रख दिया। किसमें रख दोगे, ओवन में आप रख दोगे। क्लियर? अब ओवन में फायदा इसका क्या है कि कंट्रोल्ड टेम्परेचर आपने जो सेट किया होगा ओवन का उतने ही टेम्परेचर पे उसको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। ठीक है? तो उस मॉइस्ट सैंपल को हमने ओवन में रख दिया एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए। भाई 24 घंटे बाद उस सैंपल में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट था वो हो गया आपका एवेपोरेट। 24 घंटे बाद हमने उस सैंपल को ओवन से निकाला और उसका वेट ले लिया। क्लियर? तो वेट क्या मिल जाएगा आपका, W2 आपको वेट मिल जाएगा। और आप क्या करोगे, फिर कैलकुलेट कर लोगे मॉइस्चर को कि ये जो पहले हमने सैंपल लिया था फील्ड से, क्लियर, मॉइस्ट सैंपल, उस टाइम क्या वेट था और ड्राई होने के बाद, वाटर को एवेपोरेट होने के बाद क्या वेट आया है, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, मॉइस्चर को कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होती है, लैब मेथड होती है। इस मेथड में आपने क्या किया, मोस्ट सैंपल ऑफ सॉइल प्लेस्ड इन एम्प्टी कंटेनर एंड टेक वेट। क्लियर? आपने क्या कर लिया और वेट वहां पे ले लिया है। ठीक है? तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो कैसा कि भाई W1 जो कंटेनर आपका था, कंटेनर का आपने वेट ले लिया, तो मैंने बोला दैट इज वेट ऑफ कंटेनर। ये हमारा क्या हो गया, वेट ऑफ कंटेनर हो गया। अब आपने क्या किया, कंटेनर तो है, कंटेनर के साथ क्या रख दिया, सैंपल रख दिया, तो वेट ऑफ कंटेनर और इसमें आपका क्या आ गया, मॉइस्ट सैंपल जो आप फील्ड से लेके आए। तो ये हमारा कौन सा वेट हो गया, ये हो गया हमारा W। अब वेट ऑफ कंटेनर एंड मॉइस्ट सैंपल को हमने ओवन में रखा 24 आवर्स के लिए और यहां से क्या कर लिया, वेट ले लिया। तो वेट ऑफ कंटेनर तो एज इट इज रहेगा भाई, ये तो चेंज होगा नहीं। चेंज क्या होगा, ये मॉइस्ट सैंपल किसमें कन्वर्ट हो गया, ड्राइड सैंपल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो यहां से आपने वेट निकाल लिया, दैट इज W3। ये आपको क्या मिल गया, W3 आपको वेट मिल गया। क्लियर? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई W2 में से मैं W3 को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, वेट ऑफ वाटर मिलेगा। देखो सैंपल तो है ही, चेंज क्या आया, ये मॉइस्ट सैंपल था, ये ड्राई था, मतलब जो वाटर था वो आपका हट गया है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, वेट ऑफ वाटर। तो देखो W2 आपका ज्यादा होगा, W3 कम होगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो वेट ऑफ वाटर। ये क्या आया आपका, दैट इज W2 माइनस W3, ये हमारा। ठीक है? नेक्स्ट, अब अगर मैं आपसे बोलूं भाई वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, तो वेट ऑफ सॉलिड, तो देखो सिर्फ सॉलिड इसमें है, ड्राइड सैंपल में, इसमें वाटर नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हो वेट ऑफ सॉलिड दैट इज W3 माइनस W1। W3 में से W1 को घटाया तो वेट
वेट ऑफ कंटेनर हट गया है, बचा क्या, वेट ऑफ सॉलिड आपका बचा है। क्लियर? तो भाई वाटर कंटेंट हमारा क्या हो गया, तो ये है वाटर, यही है वेट ऑफ वाटर, किसके रिस्पेक्ट में, वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, W2 माइनस W3 डिवाइड बाई W3 माइनस W1 इंटू 100। तो आप ये परसेंटेज में बता दोगे ये आपका वाटर कंटेंट कितना परसेंट आपका वाटर कंटेंट है सैंपल में। ठीक है, तो ये हमारा वाटर कंटेंट यहां से ओवन ड्राइंग मेथड की हेल्प से आप निकाल दोगे। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आपसे टेम्परेचर से भी पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है, टेम्परेचर से। कैसे, देखो जैसे मैंने बोला था कि भाई आप ओवन में इसको रख रहे हैं, टेम्परेचर आपने सेट किया होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी सॉइल कैसी है, फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, हमारी सॉइल कैसी है, इनऑर्गेनिक सॉइल हमारी है। तो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए टेम्परेचर मेंटेन बिटवीन 105 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? क्लियर? मैंने क्या बोला भाई, इनऑर्गेनिक सॉइल की अगर मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक सॉइल की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है ओवन का, भाई करना है 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब ड्यूरेशन की बात करूं तो भाई इनऑर्गेनिक सॉइल है तो ऐसा बोल सकता हूं मैं कि सफिशिएंट ड्यूरेशन तक रखना है जिससे सारा का सारा मॉइस्चर आपका क्या हो जाए, एवेपोरेट हो जाए। क्लियर? तो अब अगर मैं आपसे बोलूं ड्यूरेशन का, तो ड्यूरेशन अगर मैं आपसे लूं कि फॉर सेंड, इसके लिए ले रहा हूं फॉर सेंड, तो फॉर सेंड वो सफिशिएंट ड्यूरेशन क्या होगी, सफिशिएंट ड्यूरेशन आपकी कितनी होगी, तो आपकी ड्यूरेशन यहां पे हो जाएगी सफिशिएंट, दैट इज 4 आवर्स। क्लियर? 4 घंटे सफिशिएंट है भाई, ओवन में रख दो आप, 4 घंटे बाद निकालो तो मॉइस्चर आपका रिमूव यहां पे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही बात बोलूं कि अब मेरे पास सिल्ट है और क्ले है, तो वो सफिशिएंट ड्यूरेशन जो हमारी है वो कितनी होगी। क्लियर? अगर हमारे पास सिल्ट है और क्या है, सिल्ट है और क्ले है, तो सफिशिएंट ड्यूरेशन आपकी हो जाएगी 12 to 16 आवर्स। क्लियर? लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे बोलूं तो हाउएवर इन बोथ द केसेस, चाहे सैंड हो चाहे सिल्ट हो या क्ले हो, आपको जो ड्राइंग करना है वो 24 घंटे के लिए ही करना है। क्यों करना है 24 घंटे के लिए, कि आप पूरे तरीके से इंश्योर हो जाओ कि जो हमारे सॉइल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है वो रिमूव हो गया है। क्लियर? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हाउएवर इन बोथ द केसेस ड्राइंग इज डन फॉर 24 आवर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल से आपका कंप्लीटली क्या हो जाना चाहिए, मॉइस्चर रिमूव हो जाना चाहिए। क्लियर? तो भाई नेसेसरी में आपको बोल रहा हूं कि 24 आवर्स तो मस्ट है। क्लियर? क्यों? टू इंश्योर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। तो इनऑर्गेनिक सॉइल की हमने बात की, टेम्परेचर हमारा 105 डिग्री से कितना होना चाहिए, 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? अब देखो इनऑर्गेनिक सॉइल, नेक्स्ट है हमारी ऑर्गेनिक सॉइल। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो हमारा सॉइल होता है वो एड मिक्सचर होता है इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक का। तो अगर मैं बात करूं कि हमारी सॉइल कैसी है, ऑर्गेनिक सॉइल है, तो भाई ऑर्गेनिक सॉइल के लिए हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 60 डिग्री सेल्सियस लिमिटेड किया गया है।
60 डिग्री सेल्सियस आपका होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब मन में डाउट, सर इनऑर्गेनिक में इतना, ऑर्गेनिक में इतना। तो ऑर्गेनिक मैटर्स अगर आपकी सॉइल में प्रेजेंट हैं और आपने हीट को वहां पे दिया है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्लियर? तो टू अवॉइड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हमने 60 डिग्री ही लिमिटेड क्यों किया, 60 डिग्री सेल्सियस ही लिमिटेड क्यों किया? तो टू अवॉइड ऑक्सीडेशन of organic मैटर। क्लियर? ऑर्गेनिक मैटर्स का ऑक्सीडेशन अवॉइड करने के लिए हमने 60 डिग्री सेल्सियस लिमिटेड किया है। क्लियर? अगर मैं अब आपसे बोलूं कि सॉइल हैविंग जिप्सम कंटेंट, सॉइल, नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट हमारा है फॉर सॉइल हैविंग जिप्सम कंटेंट। अगर सॉइल के अंदर जिप्सम कंटेंट प्रेजेंट है, जिप्सम मतलब CaSO4 2H2O, अगर सॉइल के अंदर जिप्सम कंटेंट हमारा प्रेजेंट है तो ड्राइंग इज लिमिटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस। कितना? 80 डिग्री सेल्सियस लिमिटेड किया गया है। ठीक है? क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन, भाई यहाँ तो हमको समझ में आया कि 60 डिग्री सेल्सियस हमने क्यों रखा, ऑर्गेनिक मैटर हमारे ऑक्सीडाइज ना हो जाए। ठीक है? अब यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस क्यों कर दिया? आप सॉइल हैविंग जिप्सम कंटेंट आपका है तो आप बोल सकते हो कि ड्राइंग इज लिमिटेड 80 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू अवॉइड, क्या अवॉइड यहाँ पे आप करवा रहे हो? तो टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? क्या बोला मैंने? अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, अवॉइड लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? अवॉइड लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ऐसा क्यों बोला? तो आप बोल सकते हो कि भाई क्रिस्टलाइजेशन कैसा क्यों बोल रहा हूं मैं, कि विच इज प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। आपका जो वाटर होगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, किसके साथ? कैल्शियम सल्फेट के साथ। ये क्या है आपका? कैल्शियम सल्फेट। तो भाई जो वाटर है हमारा वो कैल्शियम सल्फेट के साथ आपका प्रेजेंट है। क्लियर? और कैल्शियम सल्फेट जो है वो सॉलिड का पार्ट है, ना कि पार्ट ऑफ सॉइल वाटर है। तो हमने यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस लिमिटेड किया है कि हमारा जो वाटर का लॉसेस है क्रिस्टलाइजेशन में वो आप रोक सकते। क्लियर? इसलिए 80 डिग्री सेल्सियस आपने यहाँ पे किया है। अब देखो क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर 110 डिग्री सेल्सियस ही मैक्सिमम क्यों है? इसके ऊपर भी तो जा सकते हैं। क्लियर? इसके ऊपर भी तो जा सकते हैं। तो इन नो केस टेम्परेचर इंक्रीज बियॉन्ड 110 डिग्री सेल्सियस। कोई सा भी केस हो आपको 110 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? हाँ, क्यों नहीं जाना है? अगर हम 110 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? जो स्ट्रक्चरल वाटर आपका है, क्या है? स्ट्रक्चरल वाटर है वो आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। स्ट्रक्चरल वाटर आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्लियर? ऐसा आपका जैसे पार्टिकल है तो इस स्ट्रक्चर के सराउंडिंग आपके पार्टिकल्स की लेयर, सॉरी मॉइस्चर की लेयर होती है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी भाई? चली जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है?
तो आप बोल सकते हो कि अगर हम 110 के ऊपर जाते हैं, इट में रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शंस ऑफ सॉइल सॉलिड। सॉइल सॉलिड्स का क्या होगा, डिस्ट्रक्शंस होना चालू हो जाएगा। क्लियर? देन लीडिंग टू लॉसेस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर, लीडिंग टू लॉसेस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर। अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ हमारा सॉइल सॉलिड हो गया तो जो हमारा स्ट्रक्चरल वाटर है वो आपका लॉस हो जाएगा। क्लियर? अब मोस्ट एक्यूरेट क्यों होती है वो भी अपन समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला था ना कि ये जो हमारी है ओवन ड्राइंग मेथड, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होती है। क्यों होती है? तो भाई वाटर कितने फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा? ग्राउंड वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है और हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। तो तीनों प्रकार का वाटर कौन कौन सा, देखो वाटर कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है। ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला कैपिलरी वाटर, ये सारी चीजें इरिगेशन में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, कैपिलरी वाटर। और मैंने क्या बोला, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और मैंने क्या बोला, एक और अभी बोला था वर्ड, स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर। तो ओवन ड्राइंग मेथड में ये तीनों प्रकार के वाटर आपके रिमूव हो जाते हैं एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल वाटर। क्यों? क्योंकि हमने कंट्रोल करके रखा है ना टेम्परेचर, तो स्ट्रक्चरल वाटर को तो हम लॉस होने से बचा ही रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो रिमूव कौन से होंगे, ग्राउंड वाटर होंगे, कैपिलरी वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्लियर? आप ये बोल सकते हो कि ये हमारी क्या होगी, 24 आवर्स पीयूष आपको रखना है टू इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट समझते हैं फिर हम मेथड को। ये हमारी ओवन ड्राइंग मेथड हो गई है। नेक्स्ट हमारी है सैंड बाथ मेथड। क्लियर? देखो सैंड बाथ मेथड की जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर जो आपकी है सेम एज ओवन ड्राइंग मेथड, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा पहले पढ़े हैं। ओवन ड्राइंग, ठीक है। सैंड बाथ मेथड की जो प्रोसीजर है मॉइस्चर कंटेंट को फाइंड आउट करने की, वो सेम है आपकी ओवन ड्राइंग मेथड की। होता क्या है, एक और चीज याद रखना, ओवन ड्राइंग मेथड आपकी फील्ड मेथड थी, ये आपकी लैब मेथड थी, ये आपकी फील्ड मेथड। क्लियर? मैंने बोला था मोस्ट एक्यूरेट मेथड होती है आपकी ओवन ड्राइंग मेथड।
यूज अभी मैंने आपको बोला था कि कोई सी भी सॉइल आपकी हो, आपको 24 आवर्स तक ही उसको हीट प्रोवाइड कराना है, इंश्योर करना है कि कंप्लीट आपके मॉइस्चर का रिमूवल हो गया है। तो 24 घंटे आपका टाइम हो गया है, आपको 24 घंटे करना ही है। आपको पॉइंट लिखाया था मैंने, अभी बोला भी था मैंने कि drying is done for 24 hours in order to ensure complete removal of moisture from soil sample। ठीक है, तो 24 आवर्स तक हमारी ड्राइंग प्रोसेस होना है। ठीक है, कोई सी भी सॉइल ले लो आप। तो मैंने क्या बोला, सैंड बाथ मेथड जो आपकी है, इसकी प्रोसीजर ओवन ड्राइंग मेथड की जैसी है, लेकिन ये फील्ड मेथड है। ओवन ड्राइंग हमारी कौन सी हो गई है, लैब मेथड हो गई है। क्लियर, दिस इज वेरी क्विक मेथड। क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज वेरी क्विक मेथड बट नॉट एक्यूरेट। यह एक्यूरेट नहीं। क्यों नहीं है, देखो क्या होता है, फील्ड पे हम गए, वाटर कंटेंट निकालना है, तो हमारे पास ये क्या है, दैट इज द सैंड बाथ। तगारी जैसा आपका होता है, इसको आपने सैंड बाथ बोला। आपने क्या किया, इसके अंदर भर दिया सॉइल सैंपल, जो फील्ड से सॉइल उठाई उसको इसके अंदर डाल दिया। ये आपका क्या हो गया, दैट इज मॉइस्ट सॉइल सैंपल। तो आपको वेट वगैरह वैसे ही करना है, ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था। इसमें ओवन ड्राइंग मेथड में कंटेनर है, उसके अंदर आपने क्या कर लिया है, ये ले लिया है आपने मॉइस्ट सॉइल सैंपल का वेट ले लिया है। क्लियर, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल सैंपल को ले लिया है और सैंड बाथ के अंदर डाल दिया है। अब क्या किया, नीचे से आपने कुछ लकड़ियां वगैरह इकट्ठी की। ठीक है, लकड़ियां वगैरह आपने इकट्ठी की, और या फिर ऐसा बोल सकता हूं भाई, स्टोव का यूज कर लिया। फील्ड पे तो क्या होगा, स्टोव ही यूज होगा। स्टोव को यूज कर लिया और उसको हीट देना चालू। क्लियर, तो अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, अब जो आपने यहाँ पे आग लगाई है, जो आग आपकी यहाँ पे जा रही है, जो इसको हीट कर रही है सैंपल को, तो क्या टेम्परेचर आपको पता है, क्या टेम्परेचर कंट्रोल्ड है? तो टेम्परेचर नॉट कंट्रोल्ड। इस केस में टेम्परेचर क्या बोल रहा हूं मैं, टेम्परेचर नॉट कंट्रोल। तो यहाँ पे आपका जो सॉइल होगा, इसके अंदर सॉइल सॉलिड्स होंगे, इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल वाटर आपका प्रेजेंट है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि नो कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर, हेंस दिस मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक सॉइल एंड सॉइल हैविंग जिप्सम। अगर सॉइल में जिप्सम है, क्लियर, ये तो समझ में आ रहा है ना। देखो मैंने अभी स्पेसिफाई किया था आपको कि भाई अगर सॉइल के अंदर जिप्सम है तो कंट्रोल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस आपका होना चाहिए, और ऑर्गेनिक के लिए 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और टेम्परेचर नॉट कंट्रोल्ड है हमारी इस मेथड में, तो हम ऑर्गेनिक सॉइल और सॉइल हैविंग जिप्सम, हम इसमें सैंड बाथ मेथड का यूज नहीं करते हैं। क्लियर, नॉट यूज्ड सैंड बाथ मेथड, हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ओवन ड्राइंग मेथड का, क्या पढ़ा था भाई, वाटर कंटेंट W इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, वाटर कंटेंट W इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, हाँ, W2 माइनस W3 डिवाइड बाई W3 माइनस W1 इंटू 100। तो सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है सैंड बाथ मेथड। क्लियर,
तो यहाँ पे इस मेथड में आपका स्ट्रक्चरल वाटर के चांसेस हैं लॉस होने के, इसलिए यह मोस्ट एक्यूरेट मेथड नहीं होती है। ठीक है, तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड हमारी कौन सी हो गई है? ओवन ड्राइंग मेथड। क्लियर है यहां तक? पीयूष जी 24 आवर्स होता है, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मानो 24 आवर्स होता है, आपको 24 घंटे करना है इसके लिए। भाई ऑर्गेनिक सॉइल होगी तो 24 घंटे करना है, सॉइल हैविंग जिप्सम तो भी आपको 24 आवर्स करना है। ऐसा कोई इन दोनों केसेस के लिए स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं दिया गया है इनके लिए। सैंड बाथ मेथड आपको क्लियर है? टेम्परेचर आपका अनकंट्रोल्ड होगा तो आप ऑर्गेनिक सॉइल और सॉइल हैविंग जिप्सम इस सॉइल में आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाओगे, एक्यूरेट मेथड भी नहीं है आपकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सबको क्लियर है ना? तो नेक्स्ट हमारी है फिर पिग्नोमीटर मेथड। नेक्स्ट हमारी क्या है? पिग्नोमीटर मेथड। ठीक है, चलो पीयूष जी सैंड बाथ के केस में 110 के ऊपर भी जा सकता है, आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है वहां पे। क्लियर? सैंड बाथ के केस में जा सकता है, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कराया है नॉट एक्यूरेट मेथड। क्विक मेथड है, जल्दी से आपको रिजल्ट दे देगी, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट वो नहीं देगी आपको। टेम्परेचर 110 के बियॉन्ड जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि यहां पे चांसेस हैं कि आप स्ट्रक्चरल वाटर को लॉस कर दो। क्लियर? तो टेक्नोमीटर मेथड जो भी हमारी है, ये भी हमारी कैसी मेथड है? एक क्विक मेथड। क्लियर? इसमें हम क्या करते हैं? टेक्नोमीटर को यूज करते हैं। क्लियर? तो कैपेसिटी ऑफ टेक्नोमीटर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर?
क्या बोला मैंने? कैपेसिटी ऑफ टेक्नोमीटर। तो कैपेसिटी ऑफ टेक्नोमीटर आपका कितना होता है? 900 ml होता है। क्लियर? नेक्स्ट आप क्या करते हो, इस टेक्नोमीटर के ऊपर कॉनिकल कैप प्रोवाइड कराते हो। क्लियर? 6 mm डायामीटर रहता है इसका। तो आप ऐसा बोल सकते हो, आ कॉनिकल कैप provided with 6 mm dia। Clear? 6 mm dia hole at the top। कॉनिकल कैप है आपका जिसके ऊपर 6 mm डाया ऑफ हॉल आपने दिया है। क्लियर? स्क्रूड ऑन द ग्लास बॉटल, जिसको ग्लास बॉटल पे आपने कसा हुआ है। ठीक है? तो a conical cap provided with 6 mm diameter hole at the top can be screwed on the glass bottle। ठीक है? ग्लास बॉटल के ऊपर आपने क्या है? स्क्रूड करके रखा है। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये आता है कि भाई पिग्नोमीटर मेथड को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब मुझे सॉइल सॉलिड्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता। क्लियर? तो यूज्ड व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज नॉन। क्लियर? यूज्ड when specific gravity of soil is known। आप तभी इसको अप्लाई कर पाओ। क्लियर? स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आगे अपन पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी क्या कहलाती है। ठीक है? ये अपन आगे समझ लेंगे। अभी चलो समझते हैं पिग्नोमीटर मेथड को। ठीक है? देखो 900 ml का पिग्नोमीटर आपने लिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने जो लिया है वो कैसा लिया है? खाली आपने लिया है। ठीक है? तो इस टाइप का आपको बॉटल देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये आपका खाली है पिग्नोमीटर। इसका वेट आपने किया तो ये आपका W1 आया। फिर आपने एक और लिया 900 ml का। ठीक है? ले लिया एक और 900 ml का। ऐसा होगा आपका। इसके अंदर आपने क्या कर दिया? सॉइल सैंपल को रख दिया। क्लियर? कैसा सॉइल सैंपल? ड्राई सैंपल आपका इसमें रखा हुआ है। जो आया आपका सैंपल, वो सैंपल इसमें रखा हुआ है। आपने वेट ले लिया, दैट इज द W2। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और आपने पिग्नोमीटर यहां पे लिया है और इसमें भी आपने क्या किया है? इसमें भी आपने क्या किया है? ये आपका सॉलिड है, सॉइल सॉलिड ऐसा लिख लो इसमें। ये सॉलिड है आपके, सॉइल सॉलिड, ये सॉलिड है आपके। और इसको बाकी किससे फिल कर दिया आपने? ये पूरा का पूरा कर दिया वाटर से फिल। क्लियर? किससे फिल कर दिया? वाटर से। और आपने यहाँ पे वेट ले लिया W3। ठीक है? अब आपने एक और खाली पिग्नोमीटर लिया और उसको पूरा का पूरा फिल किया हुआ है किसके साथ? वाटर के साथ। ये आपका हो गया W4। ठीक है? ये W1, W2 और W3 और W4 आपको समझ में आ गए होंगे। ये क्या है? वेट ऑफ एम्प्टी ड्राइड पिग्नोमीटर बॉटल W1 है आपका। क्लियर? वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस सॉइल आपका कौन सा है? W2 है। देखो ये क्या हो गया आपका? एम्प्टी पिग्नोमीटर। लिख दू यहां पे, वेट ऑफ एम्प्टी पिग्नोमीटर। क्लियर? W2 आपका क्या हो गया? वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस सॉइल।
क्लियर, ये हो गया आपका। नेक्स्ट W3 आपका हो गया वेट ऑफ पिग्नोमीटर, वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर। W4 आपका हो गया वेट ऑफ पिग्नोमीटर, पिग्नोमीटर प्लस वाटर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे अब? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो देखो आपका यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? फॉर्मूला हो जाएगा वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या आएगा, W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W3 माइनस W4 क्लियर, इनटू G माइनस 1 अपॉन G क्लियर, माइनस 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो ये परसेंटेज में आपका आ जाएगा। क्लियर, परसेंटेज में हमारा ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया है किसका, पिग्नोमीटर मेथड का। अब देखो क्या होता है कि जो हमारा सॉइल सैंपल होता है उसके अंदर क्या होती है, इंट्रैप्ड एयर होती है। क्या होती है सॉइल सैंपल में आपका, एक इंट्रैप्ड एयर होगी। तो सॉइल की जो इंट्रैप्ड एयर होती है उसको निकालने में होती है डिफिकल्टी। क्लियर, बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ये जो पिग्नोमीटर मेथड आपकी है ये मोस्ट सुटेबल आपकी हो जाती है किसके लिए, कोहेजन लेस सॉइल। क्लियर, तो जो आपका सैंड एंड ग्रेवल है कोहेजन लेस सॉइल आपकी है, तो उसके लिए आपकी ये मोस्ट सुटेबल मेथड हो जाती है। क्लियर, अब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि पिग्नोमीटर मेथड इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल बट इफ इट यूज इन फाइन ग्रेन सॉइल, अगर आप इसको फाइन ग्रेन सॉइल में यूज करना चाहते हो तो आपने जो वाटर यूज यहाँ पे किया है, ये क्या है, वाटर को आपने जो यहाँ पे यूज किया है, इस वाटर की जगह आप केरोसिन को यूज कर लो। किसको यूज कर लो, केरोसिन को आप यूज कर लो। क्लियर, तो मैं क्या कर लू यहाँ पे, केरोसिन का यूज कर लू। मैंने क्या बोला कि मोस्ट सुटेबल यह कोहेजन लेस सॉइल में है, लेकिन हम पिग्नोमीटर को यूज करना चाह रहे हैं कहां पर, फाइन ग्रेन सॉइल में। और फाइन ग्रेन सॉइल में अगर मुझे यूज करना है तो मुझे वाटर की जगह केरोसिन यूज करना पड़ेगा। केरोसिन आपका क्या होता है, क्यों यूज कर रहे हैं, दैट इज गुड वेटिंग प्रॉपर्टीज। इसकी वेटिंग प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, तो आप केरोसिन को यूज कर लो भाई, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है। अभी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने रखी हुई है वो केरोसिन की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो केरोसिन के फॉर्म में जो फॉर्मूले आपके हैं, तो हम ग्रेविटी को जब फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे पिग्नोमीटर मेथड आपका यूज होता है, तो वहां पे अपन इसके फॉर्मूले देख लेंगे। ठीक है, अभी आपका टाइम नहीं बचा है क्लास का। ठीक है, तो इसको केरोसिन वाले फॉर्मूले को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पिग्नोमीटर मेथड होती है। कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत सारा हमने यहाँ पे देख लिया, फॉर्मूले देख लिए हैं, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और केरोसिन को यूज करके क्या फॉर्मूले यहाँ पे बनेंगे उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप पूछ लेना ग्रुप पर। ठीक है, सीट आपको 1-2 दिन में सॉइल की सीट भी मिल जाएगी, तो आप प्रैक्टिस भी करना चालू कर देना। ठीक है, क्वेश्चंस की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।